गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज? गुड इवनिंग बच्चों। और टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा? सबका मैथ्स का पोर्शन कैसा रहा? अच्छा हुआ? मस्त, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, अभी 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बच्चे और थोड़े से जुड़ जाएं। नॉट बैड। हाईएस्ट किसका रहा भाई? हाईएस्ट 95 प्लस किसी का आया मार्क्स आउट ऑफ 100? मुजफ्फर खान, आई गॉट रैंक 1। बहुत बढ़िया बेटा। नाइन्टी 2.5, बहुत अच्छा। मुजफ्फर खान, चलिए बच्चों, आज एपी को कोशिश करेंगे। आज एपी खत्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टर्न से फिर जो है हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे जैसा भी होगा। चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एपी की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे, और सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आप किस तरीके से करें। ठीक है बच्चों, देखना, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अब कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बेस्ड बन जाते हैं, वो देखते हैं बच्चों किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। देखना, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस हमको ऐसे दिए होते हैं बच्चों कि फाइंड 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज दिस, फाइंड 4 टर्म्स इन एपी हुज सम इज दिस, फाइंड 5 टर्म्स इन एपी हुज सम इज दिस। ठीक है ना? तो आपको सम ऑफ एपी दे रखा होता है और 3 टर्म्स निकालने होते हैं, 4 टर्म्स निकालने होते हैं, 5 टर्म्स निकालने होते हैं एपी में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एपी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर आपको ऑड टर्म्स सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी ऑड। अगर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं एपी में, तो आप किस तरीके से एपी सिलेक्ट करेंगे? ए, आगे ए प्लस डी, ए माइनस डी, मतलब 3 टर्म्स का एपी मानना है अगर आपको, और जिन तीनों टर्म्स का सम दे रखा है, तो मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। उससे फायदा क्या होगा मेरा? उससे फायदा ये होगा, अगर इन तीनों टर्म्स का सम मेरे को गिवन है, अगर इन तीनों टर्म्स का सम मेरे को गिवन है, तो इन तीनों को मैं ऐड करता चलूं, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ए में ए का वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फिर। ठीक है ना बच्चों? ए का वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मान लो आपको 5 टर्म्स का एपी सिलेक्ट करना है, 5 टर्म्स का एपी कैसे? जैसे ए प्लस डी, अब आगे मैंने बढ़ा दिया ए प्लस 2d, और इसके पीछे एक और टर्म मैंने बढ़ा दिया ए माइनस 2d, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये 5 टर्म्स का एपी हो गया बच्चों, 5 टर्म्स का एपी हो गया। यहां पर हमने कॉमन डिफरेंस कितना ले रहे हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं डी, कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डी। फिर
अब मान लो अगर आपको इवन टर्म्स का एपी सिलेक्ट करना है, इवन टर्म्स का एपी अगर आपको सिलेक्ट करना है बच्चों, इवन टर्म्स का, तो इवन टर्म्स में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे देखना, और इसका सम दे रखा हो अगर आपको, तो इवन टर्म्स का सम हम किस तरह से मानेंगे, जैसे मान लो हमने एक टर्म मान लिया ए, अगला ए प्लस डी, उससे पिछला ए माइनस डी, फिर ए प्लस टू डी। तो अब यहां पर कोई बात बनी नहीं, क्योंकि मेरे को गिवन क्या होता है, मेरे को तीन टर्म्स का सम या चारों टर्म्स का सम गिवन होता है। अब मेरे को चार टर्म्स का एपी सिलेक्ट करना है, अगर चार टर्म्स का, फोर टर्म्स का एपी सिलेक्ट करना है, और उन चारों का मेरे को सम दे रखा है, तो सम दे रखा है तो भाई इस तरीके से अगर आप एपी मानेंगे, इन चारों को ऐड करें तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टू डी बचेगा फिर भी अभी, ठीक है ना, तो टू डी बचेगा तो बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से मैंने ए हटा दिया, पीछे ए माइनस डी लगा दिया, यहां पर ए माइनस टू डी लगा दिया बच्चों, ए माइनस टू डी। समझ रहे हैं बच्चों सभी बच्चे? फिर अब इन चारों का, अब छह टर्म्स निकालना होता, लेकिन क्या ये एपी है, आप बताएं क्या ये एपी है बच्चों, क्या ये एपी है? जो मैंने यहां पे ये लिखा है, क्या ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? नो, नो सर, नहीं है बेटा, ये एपी नहीं है। ये एपी नहीं है। आप देखें जरा ध्यान से, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, डी, और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है टू डी। कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी कैसे हो जाएगा, ये एपी नहीं होगा। एक बच्चे का प्रॉब्लम आया कि सर आप माइनस में क्यों लेके जा रहे हैं, तो बेटा हमने आपको बताया कि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस में सम गिवन होगा, अभी मैं क्वेश्चंस करके बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा हम माइनस में क्यों लेकर के जा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस है टू डी, और इन दोनों का डिफरेंस अगेन डी, तो फिर ये तो एपी बनी ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर a प्लस थ्री डी ले लेता हूं, और यहां पर a माइनस थ्री डी ले लेता हूं, यहां पर a प्लस थ्री डी और यहां पर a माइनस थ्री डी। अब हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, टू डी टू डी टू डी हो गया। तो अब यहां पर हमने कॉमन डिफरेंस कितना लिया है, टू डी ले लिया है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, टू डी आ गया, ठीक है ना। तो जब भी इवन, अब देखना मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस पार्ट को, जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने हैं एपी में, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको एपी में सिलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एपी को इस तरह से मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। पांच टर्म सिलेक्ट करने तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा जब आप इन पांचों टर्म्स को ऐड करेंगे तो माइनस टू डी से प्लस टू डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ए में बन जाएगी, ठीक है ना। यहां पर कॉमन डिफरेंस, ये जो हमने एपी सिलेक्ट करी है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, सॉरी डी। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं बच्चों, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम एपी कैसे सिलेक्ट करेंगे, मान लो आपको चार टर्म्स एपी में सिलेक्ट करने हैं, तो चार टर्म्स एपी में कैसे सिलेक्ट करेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, और यहां पर कॉमन डिफरेंस डी नहीं है, यहां पर कॉमन डिफरेंस हमने क्या लिया है, टू डी लिया है कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है इतनी बात। अब आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड थ्री टर्म्स इन एपी, फाइंड थ्री टर्म्स इन एपी whose sum is 20 and their product is 384 and their product is 384। हाँ बच्चों, क्या क्या आंसर आएंगे जल्दी बताइए, क्या क्या आंसर आएंगे, जल्दी बताइए बच्चों आंसर्स।
क्वेश्चन बेटा ये है, फाइंड थ्री टर्म्स इन एपी whose sum is 20 and their product is 384। तो अब आपको तीन टर्म्स एपी में निकालने बच्चों, कितने टर्म्स निकालने हैं? थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स एपी में हम कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने मान लिया लेट द थ्री टर्म्स बी, और तीन टर्म्स हमने कौन कौन से माने? अब देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की एपी निकालनी है। कितने टर्म्स की? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की एपी निकालनी है। तीन टर्म्स का एपी निकालना है। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, हमने ये मान लिया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी बच्चों, ठीक है ना। तो फिर अब इन तीनों का सम आपको दिया हुआ है 20, ठीक है ना। इन तीनों का सम आपको दिया हुआ है 20। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों? देखना, ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी कितना है? 20। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना दिया हुआ है? 20 गिवन है। सॉरी, आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 24 कर लें इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लें, 24 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना ये कितना आ जाएगा? डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों? 3a इक्वल टू 24, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 8। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इन तीनों का प्रोडक्ट। देखो बच्चों, यही आपको फायदा हुआ कि हमने जब ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माना, और इन तीनों का जब हमने सम किया तो डी से डी वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, और डी वाले टर्म्स जब कैंसिल हो गए, तीनों का सम 24 है। तो 3a इक्वल टू 24, और ए का वैल्यू आपको डायरेक्टली पहली इक्वेशन से ही ए का वैल्यू आपको मिल गया, पहली फुर्सत में, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन दूसरे डेटा से आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट करो जरा बच्चों, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 384, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बच्चों कितना? ए स्क्वायर, ए इंटू ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 384, और ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 8। ए का वैल्यू है 8। हाँ, बहुत बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अब बहुत बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ए का वैल्यू 8 यहां पर पटक दो, ए का वैल्यू हमने 8 यहां रख दिया, तो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 384। 8 से कैंसिल कर दिया, 8 4 32, और 8 8 64, ये 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 48, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 48 कितना आ रहा है बच्चों? 16 आ रहा है। और डी स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 आ रहा है बच्चों, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस का 4। और ए का वैल्यू भी आपको मिल चुका है, डी का वैल्यू भी आपको मिल चुका है, तो आप बाकी के टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आप बाकी के टर्म्स भी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखना, ये a माइनस डी, ए और a प्लस डी है ना। अब मान लो हमने a का वैल्यू 8 लिया और d का वैल्यू प्लस 4 लिया, तो 8 माइनस 4 4, 8 और 12, एक AP ये बन जाएगी, और एक इसका रिवर्स बन जाएगा 12, 8 और 4, ठीक है। नहीं, भूमिका -4 -8 -12 नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। आएंगे दोनों पॉजिटिव ही, 4 8 12 और 12 8 4, यही आंसर होंगे, नेगेटिव में आंसर नहीं होगा। देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 4 टर्म्स इन एपी, फाइंड 4 टर्म्स इन एपी such that their sum is 20 and sum of whose squares
एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। आपको 4 टर्म्स निकालने हैं, इन चारों टर्म्स का सम कितना दे रखा है आपको, 20 दे गिवन है, और इनके स्क्वायर का सम आपको कितना दे गिवन है, 120 गिवन है। तो आपको ये चारों टर्म्स एपी में कैलकुलेट करके लाने हैं बच्चों, जल्दी बताइए। नहीं लारे परवेज हमेशा पॉजिटिव, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको गिवन है कि भाई प्रोडक्ट 384 है, ठीक है ना, और सम जो है 24 है, तो आप खुद देखें जो आपके नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं, क्या उन तीनों का प्रोडक्ट 384 आ रहा है, क्या उन तीनों का सम प्लस का 24 आ रहा है, ये भी तो चेक करना होगा ना बेटा। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। सर पॉलिनोमियल कब पढ़ाएंगे? बेटा पॉलिनोमियल पहले एपी खत्म कर लें, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखें। पेशेंस क्यों नहीं है आपके अंदर? अभी तो आपको 4 टर्म्स एपी में चाहिए, जिसमें चारों का सम कितना है 20। अब 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे चाहिए बच्चों? इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एपी में क्या मानता हूं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये ठीक है बच्चों, ये आपको पता है। अब इन चारों का सम आपको गिवन है, इन चारों का सम कितना है बच्चों, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। इन चारों टर्म्स का सम आपको 20 गिवन है। 3d से 3d कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। a का वैल्यू आ गया 5। अब a का वैल्यू 5 आने के बाद अब दूसरा डेटा पर जाओ, यहां से यही फायदा आपको मिल रहा है, a का वैल्यू डायरेक्टली अब मिल जा रहा है आपको, ठीक है ना बच्चों। a का वैल्यू 5 आ गया। अब इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा बच्चों, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लें, a का वैल्यू 5 रख दें बस। तो देखना a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad बच्चों, यहां पर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad और a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। तो यहां से देखना बच्चों, माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर बच्चों कितना, 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर, 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। 4 से मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30 और a स्क्वायर का वैल्यू, a का वैल्यू मैं 5 रखने जा रहा हूं, a का वैल्यू मैंने 5 रख दिया। तो 5 का स्क्वायर बच्चों 5 का स्क्वायर 25 और यहां से d का वैल्यू आपको मिल जाएगा देखना बच्चों, ये 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, सॉरी इक्वल टू 30 और 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। d का वैल्यू आ गया बच्चों प्लस माइनस 1, ठीक है। अब d का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, a का वैल्यू 5 है, सारे टर्म्स आप निकाल सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब मैंने a का वैल्यू 5 रखा, 5 माइनस 3 2,
468 और जब आप नेगेटिव रखेंगे तो 8642, ये आंसर आ जाएंगे। यानी आपकी जो एपी बनेगी 2468। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरे को यहां पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, शायद आप लोगों को समझ में आ रही हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही बच्चों, मेरी हेल्प करो जरा, कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 2 और जो मैंने डी निकाला है वो निकाला है 1, +1 या -1। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई यार? जल्दी बताइए कैसे पॉसिबल है ऐसा? यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और यहां पर डी का वैल्यू मैंने +1 या -1 लिखा है, ये कैसे हो गया? हाँ सुयश और युमान, क्योंकि आपने जो एपी कंसिडर करी है, आपने जो एपी कंसिडर करी है उस एपी में जो कॉमन डिफरेंस था वो डी नहीं था। कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों? कॉमन डिफरेंस उस एपी में था 2d। अगर डी का वैल्यू 1 रखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2, डबल कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर डी का वैल्यू आपने 1 रखा तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। हाँ ये बात थी यहां, ठीक है ना? समझ आ रही है भाई बात सभी बच्चों के? कोई कंफ्यूजन किसी को इन क्वेश्चंस में? एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose common difference which are in AP, इस तरह से find the angles of a quadrilateral which are in AP with common difference 10 degrees, with common difference equal to 10 degrees। common difference बच्चों 10 डिग्री है। अब जल्दी से बताएं क्या क्या आंसर्स आएंगे? चार एंगल्स आपको निकालने हैं क्वाड्रिलेटरल के। हाँ भाई बच्चों बताइए जल्दी। मिसबा खान अनवर A = 45, अदीबा मुस्कान 45, सुयश 75, 85, 95, 105। चलिए और बच्चे बताइए जल्दी, देखते हैं आंसर्स। सिक्सटी, 80, 100 एंड 120। वसीम अहमद का आंसर आ रहा है। और लोग बताइए। हाँ बच्चों, युमान तंबोली 75, 85, 95, 105। किंगडम खान, किंग खान खान
अच्छा, फैसू लर्नर, युमान तंबोली, इन लोगों के आंसर, हाँ देखें बच्चों, बहुत लोगों के सही आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपको सोचना भी है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में फर्दर देखना, कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री गिवन है आपको, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन ए पी मान लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, चार टर्म्स आपको मानने थे, तो मैंने चारों टर्म्स ये मान लिए बच्चों। अब इन चारों का सम कितना होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो ये 4a ए 4a 3 प्लस 3 6d इज इक्वल टू 360 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है, तो 4a प्लस 6 इंटू 10 60 इज इक्वल टू 360, तो 4a इज इक्वल टू 300 और a इज इक्वल टू बच्चों a इक्वल टू 75, a का वैल्यू 75 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आपको 10 डिग्री गिवन था, तो अब इसमें 10 आगे बढ़ा दो, 75 85 95 और 105, ये चार एंगल्स आ जाएंगे। नहीं हर्ष कुमार बेटा, 60 80 100 एंड 120 जो आपने आंसर निकाला है 60 80 100 और 120, उसमें आप देखें कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, तो आपका आंसर वैसे भी गलत हो गया। जो बच्चे देखना, कुछ बच्चे इस ट्रिक से कर रहे हैं, नहीं देखो मोहम्मद नुमान, आप ऐसे भी ले सकते हैं, और जैसा आपने वो वाला लिया है आप वैसे भी ले सकते हैं। देखना, हाँ आमिर शहजाद भी सही कह रहे हैं। देखना, अगर आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेकर चल रहे हैं, मान लो आपने ये टर्म्स लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, अगर आप चार टर्म्स का सम, चार टर्म्स ये लेकर चल रहे हैं एपी में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर सेम आएगा। देखो इन चारों का सम कितना है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360, तो 3d कैंसिल और d कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू 360 और यहां से a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ था 10 डिग्री। अब बहुत बच्चे कहां गलती कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, कॉमन डिफरेंस आपको 10 डिग्री दिया हुआ था, और ये जो एपी आप मानते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होता है, d नहीं होता। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d होता है। तो अब बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, d का वैल्यू 10 ले रहे हैं, d का वैल्यू 10 लेने पर 60 80 100 और 120 आंसर आता है इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन d का वैल्यू 10 नहीं है, 2d का वैल्यू 10 आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस 10 है, d का वैल्यू 10 नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं दिया कि d इक्वल टू 10, समझ रहे हैं। तो यहां कॉमन डिफरेंस 2d लेते हैं अपन, तो d का वैल्यू 5 आएगा, और d का वैल्यू 5 आ गया और a का वैल्यू 90 आ गया। तो अब आप इन चारों में a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें, आपको आंसर्स सेम मिलेंगे, 75 85 95 105। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब ये एक टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने होते हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पे वर्ड प्रॉब्लम्स और आती हैं, उनको और हम खत्म करते हैं आज। देखना, सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम, if the angles of a polygon are in AP, if the angles, ये आपको डीपीटी में भी दिया था हमने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन डीपीटी में भी आया है। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए मैंने बोल दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। if the angles of a polygon are in AP with common difference 5 degree, with common difference 5 degree,
and the smallest angle is 120 degree. Find the number of sides in the polygon. Number of sides in a polygon. देखो ये क्वेश्चन हमको बहुत कुछ सिखाया करके जाएगा और आपको ऑप्शन है 9, 16, बोथ और नन. 9, 16 बोथ और नन. देखना बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा करके जाएगा. कुछ एक दो बातें हैं जो आपको यहां पे सीखनी पड़ेंगी. क्या क्या? सबसे पहले तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन एन एन साइडेड पॉलीगन. एन साइडेड पॉलीगन में सम ऑफ एन एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? एक नोट बनाकर कहीं पर भी आप ऊपर कागज पर चिपका लें नोट और सितारा जड़ लेना उस पर. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ एन साइडेड पॉलीगन. इन अ एन साइडेड पॉलीगन कितना होता है बच्चों? ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. सम ऑफ एन ऑल एंगल्स इन एन साइडेड पॉलीगन कितना हो जाता है? n-2 इंटू 180 डिग्री. देखना, जैसे अगर मेरे को अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम चाहिए, ट्राइंगल में यदि तीनों एंगल्स का सम चाहिए तो n का वैल्यू 3 रखो. तो n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3-2 इंटू 180. देखना बच्चों 180 आ रहा है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. फिर n का वैल्यू 4 रखो. क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 आता है. तो इस तरीके से एन साइडेड पॉलीगन में सारे एंगल्स का सम जो है आप ऐसा निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री से. ठीक है, अब यहां पर आते हैं. यहां पर आपको कह रहे हैं कि भाई जो एन साइडेड पॉलीगन है उसमें एन एंगल्स जो है वो एपी में है. सारे के सारे एंगल्स एपी में हैं और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री. स्मॉलेस्ट एंगल भी, मतलब आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है. फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 120 डिग्री. 120. फिर और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 डिग्री. कॉमन डिफरेंस 5 है तो अगला टर्म कितना होगा बच्चों? 125. फिर 130, फिर 135 एंड सो ऑन. ये एक एपी बन गई. अब इस एपी का सम निकाल लेता हूं मैं. ए का वैल्यू है 120, डी का वैल्यू है 5 और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को नहीं पता. ठीक है ना बच्चों? तो सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इंटू 2a. ए का वैल्यू है 120 प्लस मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां डायरेक्टली n-1 इंटू डी. डी कितना है बच्चों? 5. ये आ गया सारे एंगल्स का सम. सारे एंगल्स का सम आ गया एन साइडेड पॉलीगन में. और एन साइडेड पॉलीगन में सारे एंगल्स का सम ये भी होता है. तो ये वाला सम और ये वाला सम दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, n-2 इंटू 180 कर दिया बच्चों. ठीक है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया n-2 इंटू 180. फिर अब देखना ये कितना हो जाएगा? n/2 इंटू 240 प्लस 5n-5 इक्वल टू 180n, या 180 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 180 इंटू n-2 बच्चों. ठीक है ना? ये 240 माइनस 5 235 और n/2 इंटू 235 प्लस 5n इक्वल टू 180 इंटू n-2. मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं. 5n/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 4 और 7 47 प्लस n इज इक्वल टू 180 इंटू n-2. 5 से मैंने कैंसिल कर दिया इसको 36 टाइम्स और उधर ले गया एक जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा अगेन. तो ये 47n, देखना बच्चों 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 72n माइनस 144. और ये n स्क्वायर 72 माइनस 47 कितना होता है? 22 और 25 माइनस का 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया. n-16 और n-9 इज इक्वल टू 0. तो n का वैल्यू 9 और 16 आ गया. तो क्या हो जाएगा बच्चों? n का वैल्यू 9 और 16. तो ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? ए, बी या सी? बोथ.
बोथ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन का वैल्यू 9 और 16। सुमैया सी, सैयद अयान अली सी, बोथ 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 बोथ। हन्नान अली सी, फरहीम अली बोथ सर। अच्छा देखो अब एक देखो यहाँ पे ट्विस्ट, बहुत ही शानदार ट्विस्ट है। भूमिका वार्ष ने थोड़ी अकलमंदी वाली बात करी है। देखना अब एक ट्विस्ट है यहाँ, एक थोड़ा सा ट्विस्ट। सुना आप मेरी बात, एन का वैल्यू 9 और 16 तो आ गया। अब मैं लास्ट टर्म निकालता हूं। अगर मैंने एन का वैल्यू 9 लिया, सुनना आप मेरी बात बहुत ध्यान से सब लोग, अगर मैंने यहां एन का वैल्यू 9 लिया है तो लास्ट एंगल कितना होगा? A9। A9 कैसे निकालते हैं? नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, A प्लस 8D, A प्लस 8D। ए कितना था? ए था 120 प्लस 8 इंटू 5, 120 प्लस 40, वो सॉरी 8 है, डी का वैल्यू कितना था? 5 था, सही है। तो 120 प्लस 80, 120 प्लस 8 5 जो 40, 160 आ गया। अगर 9 साइडेड पॉलीगन है, अगर ये 9 साइडेड पॉलीगन है तो लास्ट एंगल आ रहा है 160 डिग्री। अगर ये 16 साइडेड पॉलीगन होता, अगर n इक्वल टू 16 में लेता तो लास्ट एंगल कितना आता? A16 आता, A प्लस 15D। और a का वैल्यू कितना है बच्चों? 120 प्लस 15 इंटू 5, 75, तो कितना आ जाता? 195, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री है, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना? ये 180 डिग्री से बड़ा हो गया। अब 180 डिग्री से बड़ा हो गया, किसी भी पॉलीगन में कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं ले सकते आप, ठीक है ना? तो n इक्वल टू 16 कंसिडर ही नहीं करेंगे अपन, तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगा इसका, n इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू 9, ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। ये यहां पर ट्विस्ट था। आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या लास्ट एंगल 180 डिग्री से बड़ा तो नहीं आ रहा। अगर मैं n इक्वल टू 16 लेता, अगर मैं 16 साइडेड पॉलीगन लेता यहां, तो n का वैल्यू जो मतलब लास्ट जो एंगल आ रहा था 16th एंगल, वो 180 डिग्री से बड़ा आ रहा था, ठीक है ना? और कोई भी एंगल किसी भी पॉलीगन में कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। और ये 180 डिग्री से बढ़ा रहा था तो हमने इसको तुरंत हटा दिया, n इक्वल टू 16 नहीं हो सकता, n इक्वल टू 9 ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर जो है वो n इक्वल टू 9 आएगा बच्चों, ठीक है? हाँ बिल्कुल घुमा दिया, बिल्कुल घुमा दिया, आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल हमने घुमाया है इसमें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 10th लेवल का ही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी हमने कॉन्सेप्ट 11th और 12th का यूज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ जो है और एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन अभी तक हमने नहीं छुआ है, तो उसको भी देख लेंगे। वो हालांकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, आज एपी को खत्म करेंगे। देखें, एक एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हालांकि बहुत बच्चों को जो है ये याद होता है, ये वाला क्वेश्चन। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में है, एपी के एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 49 तक हाउस नंबर्स डले हुए हैं, 1 से लेकर 49 तक हाउस नंबर्स डले हुए हैं, ठीक है ना? मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे देता हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से दे देते हैं, एनसीईआरटी में तो हाउस नंबर वाला है, हम दे देते हैं फाइंड अ नंबर बिटवीन 1 and 49, फाइंड अ नेचुरल नंबर कर लें, फाइंड अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 49 such that the sum of the numbers preceding it
is equal to the sum of the numbers following it, is equal to the sum of the numbers following it। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक 1 से 49 के बीच में आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर निकालना है जिसके पीछे के, हाँ बहुत बच्चों ने सही कर दिया, ये सैफुद्दीन अंसारी, आंसर रटा हुआ होता है बहुत बच्चों को, n इक्वल टू इसका 35 आता है, इसका आंसर 35 आता है ना। और मैं भी यही राय दूंगा आप लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो वो एज इट इज आता है, इसमें डेटा चेंज नहीं करके देंगे वो लोग आपको, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 35 मतलब x का वैल्यू आप 35 रट लें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पूरा सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है देखना, 1 से लेकर 49 के बीच में 1 2 3 एंड डैश 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 एक x नंबर आ रहा है, डैश 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 और एक 49 लास्ट। 1 से 49 के बीच में आपको एक ऐसा नंबर निकालना है x जिसके पीछे के x, अब आप एक बात बताएं, x के जस्ट पीछे वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, और x के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है ना बच्चों। x के जस्ट पीछे वाला नंबर x माइनस 1, x के जस्ट बाद वाला नंबर x प्लस 1। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि x के पीछे के सारे नंबर्स का सम और x के बाद वाले सारे नंबर्स का सम जो है वो इक्वल है बच्चों, ठीक है। x के पीछे के सारे नंबर्स का सम और x के बाद वाले सारे नंबर्स का सम इक्वल है। इसका नंबर में मतलब s1 इज इक्वल टू s2। अब s1 इज इक्वल टू s1 कितना है, ये 1 से लेकर x माइनस 1 तक का सम। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये AP तो बन रही है मेरे सामने, AP तो है ये, है ना। और AP देखना, A का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ, 1 से लेकर x माइनस 1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। अच्छा आप बताएं 1 से लेकर 10 तक कितने टर्म्स, 10। 1 से लेकर 11 तक कितने टर्म्स, 11। 1 से लेकर 12 तक कितने टर्म्स, 12। 1 से लेकर x माइनस 1 तक कितने टर्म्स, x माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। अच्छा ये AP बन रही है, यहां पर ये AP है, इसमें पहला टर्म कितना है बच्चों, x प्लस 1, इसमें पहला टर्म है x प्लस 1, कॉमन डिफरेंस है 1, और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखना 1 से लेकर 49 तक कितने टर्म्स, 49, और 1 से लेकर x तक कितने टर्म्स, x, तो 49 माइनस x टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 49 माइनस x टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बहुत बच्चों का 35 सबने लिख दिया है, हालांकि मैंने भी शुरुआत में बता दिया था, ठीक है ना। तो S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S2 हम देख रहे हैं। तो S1 बच्चों यहां से लेकर यहां तक का सम n अपॉन 2, n कितना है, x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना था 1 और लास्ट टर्म कितना था x माइनस 1, इज इक्वल टू यहां पर n अपॉन 2 49 माइनस x अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना था x प्लस 1 और लास्ट टर्म कितना था 49। इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे, ये देखना 1 से 1 खत्म, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 35। x का वैल्यू यहां से बच्चों कितना आ जाएगा 35। S2 में कॉमन डिफरेंस 1 कैसे बेटा, कॉमन डिफरेंस 1 ही तो होगा, नेचुरल नंबर ही तो लिख रहे हैं। 49 से पहले 48 होगा, फिर 47 होगा, फिर 46 होगा, कॉमन डिफरेंस 1 ही तो होगा, बताइए। समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को? फिर एक और देखें बच्चों, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्पाइरल वाला। ये एक स्पाइरल है, देखना ये एक स्पाइरल जिसका एक सेंटर ए है, एक सेमी सर्कल हमने बनाया, ये बी पॉइंट। अब बी को सेंटर मानकर, अब बी को सेंटर मान के मैंने एक और सेमी सर्कल बनाया,
फिर ए को सेंटर मानकर मैंने एक और सेमी सर्किल बनाया। इस तरीके से मैंने सेमी सर्किल्स बना रहा हूं। टोटल 13 सेमी सर्किल्स बनाए हैं। टोटल कितने सेमी सर्किल्स तैयार किए हैं बेटा? 13 सेमी सर्किल्स हमने बनाए हैं टोटल। ठीक है, अब पहले वाले सेमी सर्किल का रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले सेमी सर्किल का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तीसरे वाले सेमी सर्किल का रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। और एक बेटा एनसीईआरटी में एक आलू वाला भी है, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए आप उसको छोड़ के ही चलें। आंसर याद कर लेना उसका। ठीक है, कोई बहुत बढ़िया सवाल नहीं है, ये अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये आने के चांसेस इनके होते हैं। ठीक है, तो अब देखना 13 सेमी सर्कल्स का आपको लेंथ निकालना है। और ये पहले सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है बच्चों? सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला पाई आर। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर होता है या नहीं होता है? तो पहले सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर 1। दूसरे सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर 2। तीसरे सेमी सर्कल का लेंथ पाई आर 3 एंड सो ऑन डैश 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 अप टू पाई आर 13 बेटा। पाई आर 13। तो 13 सेमी सर्कल्स के लेंथ को मैंने एड अप कर दिया और पाई मैंने कॉमन भी निकाल लिया। यहां से देखना बेटा बहुत जल्दी बात हो रही है। R1 0.5 है, R2 1 है, R3 1.5 है, R4 एंड डैश 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 अप टू 13 टर्म्स बेटा। और ये 13 टर्म्स का एपी आपके सामने मौजूद हो गया। और 13 टर्म्स के एपी में फर्स्ट टर्म है 0.5, कॉमन डिफरेंस भी 0.5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? 13। अब आप यहां पर नंबर ऑफ सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एपी फॉर्मूला लगा दें, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, मैं यहां पर देख रहा बच्चों सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ जो है वो पाई की वैल्यू में 22/7 रख रहा हूं इनटू अब n/2। n कितना है बच्चों? 13 है, तो 13/2 इंटू 2a। 2a a कितना था? 0.5 प्लस 13 - 1 इंटू डी कितना था? 0.5। तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स और ये 143/7 और ये अंदर बनेगा 1 प्लस 6 7 बनेगा, 7 से 7 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर आया। शहबाज खान बहुत बढ़िया, 143। हाँ बच्चों 143 इसका आंसर ये आ जाता है। अब समझा बच्चों? हाँ, ये हो गया। अब वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इजी हैं, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अच्छे अच्छे थे मैंने 2-3 करा दिए आप लोगों को। एक वो लेटर वाला भी है, लेटर वाला भी आप जो है उसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना। सर एपी में से कितने क्वेश्चंस आते हैं एएमयू में? बेटा मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, एपी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। ठीक है ना, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एपी में से। लेकिन तैयारी तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप जो है 2 क्वेश्चन आप ये कहें कि सर एक क्वेश्चन के लिए हम इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही है, तो आपको हर चैप्टर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये ना सोचें कि हमें एक क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है या कुछ भी समझें। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अब समझते हैं जरा इसको। हाँ देखना, अब हमने मान लिया कि तीन टर्म्स ए बी सी एपी में है। लेट ए बी सी आर इन एपी। देखना बच्चों, हमने मान लिया लेट ए बी सी आर इन एपी। ठीक है ना बच्चों, ए बी सी तीन टर्म्स हमने एपी में मान लिए बच्चों। अब सॉरी, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा बच्चों। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, और माइनस बी आप इधर उठा लाओ तो बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए होगा बच्चों, है ना। और टू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए होगा बच्चों, और बी इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन टू होगा। तो ये जो मिडिल वाला टर्म होता है एबीसी में, तीन कोई से भी टर्म्स हो, तीन कोई से भी टर्म्स हो जो एपी में है, मिडिल वाले नंबर का डबल पहले और तीसरे वाले सम के इक्वल होता है। या फिर हम कहें कि मिडिल वाला जो नंबर होता है वो पहला और तीसरे का एवरेज होता है, या हम कहें कि मिडिल वाला जो नंबर होता है वो पहले और तीसरे का मीन होता है, या फिर हम कहें कि जो मिडिल वाला नंबर है वो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन होता है। तो बी इज नोन एज एएम। एएम स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन बच्चों। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इज बी। तो जो मिडिल वाला नंबर कहलाया जाता है किसी भी एपी में, तीन टर्म्स का अगर एपी है तो जो मिडिल वाला नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एंड द थर्ड के। ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 8, 2 और 8 का आप अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लें। तो 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 5। सिंपल, दोनों नंबर्स का एडिशन अपॉन 2। ठीक है, हाँ सब बच्चों को सही है। 5 5 5 5 आ रहा है अर्थमेटिक मीन। अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो आपको हर किताब में, हर एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा। 10th लेवल तक हर एंट्रेंस में ये सवाल आ चुका है। फाइंड, सॉरी, इफ ए का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a and b, then find n। n का वैल्यू निकालना है आपको। चार ऑप्शन है, 0 1 2 और 3 या नन, कुछ भी कर लें। 0 1 2 और 3। तो आपको यहां अर्थमेटिक मीन गिवन है a और b का ये, और आपको n का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, किसी का कोई आंसर आए तो। अरे भाई 5 वो हो चुका, अब आगे बढ़िए। मिनहाल रजा जैदी, बेटा जेएमआई का भी प्रिपरेशन चल रहा है साथ के साथ। ठीक है ना, जेएमआई में भी यही सब पूछा जाता है। आप आंसर क्वेश्चंस पे ध्यान दें। बी आंसर आ रहा है मकसूद का। और बताइए भाई, देखना बच्चों, ए और बी का अर्थमेटिक मीन आपको ये गिवन है। ए और बी का अर्थमेटिक मीन ये गिवन है, ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n। आपको n का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। तो n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई? ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? दोनों को ऐड करके अपॉन 2। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालेंगे? a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और ये जो अर्थमेटिक मीन गिवन है ये किसके इक्वल गिवन है? इसके इक्वल। तो a का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन
ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, ये गिवन है आपको, ठीक है। हाँ, भूमिका वाशने का सही आ रहा है, मुस्तफा रजा का सही आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, सही है। अब बच्चों देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। इतना लेंदी कैलकुलेशन के लिए आप तैयार नहीं है अभी, ठीक है ना। तो आप क्या करें, एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। एन का वैल्यू, पहला ऑप्शन दावेदारी पेश कर रहा है 0 के लिए, तो आप यहां पर एन का वैल्यू 0 पुट कर दो। एन का वैल्यू यहां पर 0 पुट करने पर देखना बच्चों कितना मिले, ए का पावर 1 प्लस बी का पावर 1 अपॉन ए का पावर 0 प्लस बी का पावर 0। ए का पावर 0 1 होता है, बी का पावर 0 भी 1 होता है, तो ए प्लस बी अपॉन 2 आ रहा है। देखना इसके इक्वल आ रहा है क्या, यानी n इक्वल टू 0 फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा है, n इक्वल टू 0 फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 0 से बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं सभी बच्चे, कोई डाउट हो तो बताएं, सभी के क्लियर हुआ ये सवाल। अब देखना कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं, ये भी मैं हटा देता हूं। देखना बच्चों, ये अर्थमेटिक मीन की बात हो गई। एक सवाल अर्थमेटिक मीन पर भी कर सकते हैं, इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2a1 a2 a3, और यहाँ है फॉर एग्जांपल मान लो 24, ठीक है ना। 24 नहीं, हम 22 ले लेते हैं, चलो 22 ले लेते हैं, है ना। तो अब आपको जो है a1 a2 a3 का वैल्यू निकालना है। तो a1 a2 a3 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझते हैं। a1 a2 a3 का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो देखना ये फर्स्ट टर्म है एपी का, ये पांचों टर्म्स एपी में है, ये पांचों टर्म्स किस में है बच्चों, एपी में है, ठीक है। तो अब आपको जो है a1 a2 a3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे करें किया जाएगा। तो मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, ये है फिफ्थ टर्म, तो मैं बेसिक मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप बिना बाद में जो है और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिक मेथड ही यूज करें। ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों 22, और फिफ्थ टर्म ऑफ एपी को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 22, और a का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 22, और 4d इज इक्वल टू 20, और d इज इक्वल टू 5। d का वैल्यू 5 आ गया बच्चों, यानी कॉमन डिफरेंस आपको 5 मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया तो a1 जो था वो एपी का दूसरा टर्म था, a1 जो था वो एपी का सेकंड टर्म था। सेकंड टर्म को अपन कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, यानी 2 प्लस 5 यानी 7, ठीक है ना। अब ये 2, अगला टर्म 7 आ गया, 5 5 ऐड करते चलो, कॉमन डिफरेंस तो 5 है ही, 5 ऐड करा 12, फिर 5 ऐड किया 17, फिर 5 ऐड किया 22। तो ये आपको a1 a2 और a3 का वैल्यू की खोज आपने कर ली, ये a1 a2 और a3। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ सभी बच्चों के। कोई कंफ्यूजन किसी को। अब देखना लास्ट क्वेश्चन ऑफ एपी, एक और ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देता हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन है आपको a1 a2 a3 a4 अप टू a200 200 टर्म्स का एपी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। 200 टर्म्स का एपी गिवन है आपको, और आपको गिवन है a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a199, ये आपको अल्फा गिवन है, और a2 प्लस a4 प्लस a6
अप टू A200, ये आपको बीटा गिवन है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और चार ऑप्शंस मैं दे देता हूं, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा, और डी है नन। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही एक मिसलिनियस क्वेश्चन दे दिया है। जल्दी से जवाब बताइए, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ बच्चों, जल्दी 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 बताइए, किसी का आंसर आया? ए, सुमैया का आंसर आ रहा है। बैक बेंचर का, बैक बेंचर आज सबसे पहले निकल रहा है। डी, क्यों भाई बैक बेंचर अब तक कहां थे आप? तो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे आज। डी, यस सर, सगीर सिद्दीकी डी। अच्छा, जो बच्चे नन बता रहे हैं तो वो सही आंसर बताएं फिर। सगीर सिद्दीकी जी, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है, नेपाल में हूं सर। अच्छा, शमा परवेज डी, जैद खान बी। बीटा माइनस अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। बी, जो बच्चे नन बता रहे हैं वो आंसर भी बताएं, सही आंसर क्या होगा? बी आ रहा है। डी, शहबाज खान आंसर सही बताइए फिर, अगर डी बता रहे हैं तो। सर अब तो कोई नन नहीं बोलेगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नूरिन शेख, आशु खान इगलास बी। चलिए, और कोई बताएगा आंसर? देखना बच्चों, देखना बच्चों। अच्छा चलो, अब मैं आपको ऑप्शन ये बदल देता हूं। बहुत बच्चों को बीटा माइनस अल्फा रहा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, चलो ये रहने देता हूं। अब कोई आंसर अपना सही बताएगा? बैक बेंचर अल्फा प्लस बीटा, हाँ भाई बताइए सही आंसर। सुयश ए। चलो, मैं सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 अप टू A200 इज इक्वल टू बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर वाली लिख लेता हूं, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू A199 इज इक्वल टू अल्फा। ये सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। चलिए, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप समझना, अब बच्चों कमेंटिंग छोड़ें, अब आप समझें। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, A2 माइनस A1 प्लस A4 माइनस A3 प्लस A6 माइनस A5 प्लस एंड डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म क्या बनेगा, A200 माइनस A199 इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब एक बात बताएं, ये A2 माइनस A1 कितना होगा? कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा या नहीं होगा बच्चों? A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस D, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 भी कॉमन डिफरेंस होगा D प्लस D अप टू ये भी D, A200 माइनस A199 D इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब ये कितने D ऐड हो गए? कितने D ऐड हो गए बच्चों? ये 100, क्योंकि देखो टोटल 200 टर्म्स थे,
टोटल कितने टर्म्स थे? 200 टर्म्स थे। दो टर्म्स मिलाकर A2 माइनस A1 मिलाकर एक डी बना रहे थे, A4 माइनस A3 मिलाकर एक डी बना रहे थे। दो टर्म्स मिलकर एक डी क्रिएट कर रहे हैं, तो 200 टर्म्स मिलकर 100 डी क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये 100 डी होंगे इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 100। ये करेक्ट आंसर होगा, जो मैं समझता हूं किसी ने भी नहीं दिया सही। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 100। सही है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ये सवाल सभी के क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए। कोई डाउट किसी को? सब तुक्का ही लगा रहे हैं। हाँ नदीम सर सही कह रहे हैं, सब तुक्का ही लगा रहे थे। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 2 स्टेप में हो गया, आपने देखा 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया है ना। तो आज की विदा लेने का वक्त आ गया है आप लोगों से, और फिर आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है एपी। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स हम 9th और 10th क्लास दोनों को मर्ज करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 9th वाला पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, है ना। 9th वाले पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सब जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ज्योमेट्री भी बेटा कराएंगे। ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी जो है क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको बता देंगे। अगर आएगा तो उसी में से आएगा, वरना नहीं आता, ठीक है ना। 15-20 स्टेटमेंट्स लिखवाने होते हैं। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है। सब चले अच्छा